नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो इंटरिम मेंटेनेंस के ऊपर है, जिसमें मैं एक जजमेंट साझा करूंगी जो आए दिन डिमांड में सबसे ज़्यादा रहने वाला टॉपिक है कि अक्सर लोग यही कहते हैं मेंटेनेंस का बोझ पतियों पर बहुत ज़्यादा है और ऐसे में उनकी पत्नियां कमाती हैं या नहीं कमाती हैं, वर्किंग हैं, एलिजिबल हैं, अच्छा कमा सकती हैं या कमा रही हैं, तब भी पति पर मेंटेनेंस का बोझ डालती हैं उन्हें परेशान करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं एक जजमेंट आपके साथ साझा करूंगी जिसमें पत्नी ने पति की अच्छी खासी कमाई बताकर इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की थी, जबकि पत्नी खुद भी पढ़ी लिखी थी और शादी से पहले जॉब करती थी, लेकिन वर्तमान में पत्नी ने कहा कि मैं जॉब नहीं करती हूँ। इस मामले में पूरा न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया रही और क्यों पति के हक में फैसला हुआ, पत्नी का मेंटेनेंस किस आधार पर खारिज कर दिया गया, इंटरिम मेंटेनेंस किस आधार पर देने से न्यायालय ने मना कर दिया, क्या कहा, इस जजमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। तो डिटेल में अगर इस टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित मामला दिल्ली का है, जिसमें पत्नी ने पति पर यह आरोप लगाया था, जिसमें पत्नी ने जुडिशियल सेपरेशन के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई थी। उसके साथ ही साथ हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके इंटरिम मेंटेनेंस की मांग की थी, जिसमें पत्नी ने ये कहा था कि उनके पति पार्ट टाइम फुल टाइम मिलाकर 55,000 रुपये तक कमा लेते हैं। कई जगह पे वो होम ट्यूशन्स देते हैं, कोचिंग देते हैं और कहीं पर वो और साथ ही साथ वो एक फिक्स जॉब भी करते हैं जहाँ पे वो कोच हैं और उनकी अच्छी खासी कमाई है। इसीलिए वो 25,000 रुपये मेंटेनेंस के रूप में अपने पति से लेना चाहती हैं, ताकि वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें। उनके पास कोई काम नहीं है, वो वर्तमान में कोई काम नहीं करती हैं, अपना गुजारा भत्ता करने में सक्षम नहीं है और पति पक्ष में पति का छोटा भाई भी कमाता है और पति की मदर भी कमाती है, पति भी अच्छा कमाते हैं, वो लोग हाई स्टैंडर्ड लाइफ जी रहे हैं, ऐसा पत्नी ने कहा था अपनी याचिका में और 25,000 रुपये मेंटेनेंस की मांग की थी। जबकि पति पक्ष का कहना था कि उसकी कमाई अभी बहुत ही कम है, वो एक ही जगह जॉब करता है और बहुत ही कम सैलरी बताई थी उन्होंने अपनी। साथ ही कहा था कि परिवार की जिम्मेदारियां हैं, भाई और मदर अलग रहते हैं, वो सेपरेट रहता है, पति जॉइंट फैमिली में नहीं रहता, परिवार के साथ नहीं है, माँ और भाई जो भी कमा रहे हैं वो उनसे अलग रहते हैं, इसलिए उनका कोई लेना देना नहीं है और पति जितना कमाता है उसमें उसी का गुजारा नहीं हो पाता। और इस समय पति के पास जॉब भी नहीं है, आर्थिक तंगी चल रही है। उसने अपने बैंक अकाउंट जो कोर्ट में शो किया उसमें सिर्फ 200 रुपये बैलेंस था और साथ ही साथ पत्नी पक्ष के लिए ये कहा कि पत्नी उनकी पढ़ी लिखी हैं और DU में लैब टेक्नीशियन के पद पर काम भी कर चुकी हैं और वर्तमान में भी कर रही हैं। पति का ये आरोप था कि वर्तमान में भी कर रही हैं वो जॉब वहीं पे और 25,000 कमाती हैं, जबकि पति ने अपनी सैलरी पत्नी की कमाई से कई गुना कम बताई थी। पत्नी का जो बैंक अकाउंट न्यायालय में पेश किया गया उसमें 49,000 रुपये बैलेंस थे और पति के अकाउंट में 2,000 और पति सिर्फ 12th पास था, पत्नी जो है वो ग्रेजुएट थी और अच्छे पद पर काम कर रही थी। उस हिसाब से न्यायालय ने सारे तथ्य को देखा, समझा और परखा। उसके बाद न्यायालय को लगा कि पत्नी अगर अभी नहीं भी कमाती है वर्तमान में तो भी उसके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है, जो उसे कई बार अलग अलग डेट में ट्रांसफ़र हुए हैं और उसके पास सेविंग है और पढ़ी लिखी भी पति से ज़्यादा है, पति से ज़्यादा अच्छा कमा सकती है। इसलिए न्यायालय ने इंटरिम मेंटेनेंस की याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि पत्नी सक्षम है, खुद कमाए, खुद अपना भरण पोषण करे, पति पर बोझ डालना अपने
खर्चे का ठीक नहीं होगा। इस तरह से जो पढ़ी लिखी कमाऊ पत्नियां हैं वो अगर अपने पति पर इस तरह दबाव डालेंगी मेंटेनेंस लेने का, या उनसे इस तरह दबाव बनाकर मेंटेनेंस दिया जाएगा, तो समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। पत्नी पढ़ी लिखी है और पहले से जॉब किया है और सक्षम है अपना भरण पोषण करने में, इसीलिए सभी तथ्यों को देखते हुए समझते हुए पत्नी का बैंक बैलेंस, पत्नी की एजुकेशन, पति का बैंक बैलेंस और पति की एजुकेशन दोनों को देखते हुए न्यायालय को ये लगा कि पति से कहीं ज़्यादा सक्षम पत्नी है, इसलिए उसे उसकी इंटरिम मेंटेनेंस की याचिका खारिज कर दी उसे और फैसला पति के हक में दिया। आप सब लोग डिटेल में अगर इस जजमेंट को पढ़ना चाहते हैं कि पूरा मामला क्या था, किन किन तथ्यों को किस तरह से पेश किया गया था, तो इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिटेल में जानकारी आप जजमेंट को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी अगर आप में से किसी का मैटर जो है वो संबंधित मामले से मिलता जुलता है, तो इस जजमेंट का फ़ायदा उठाकर आप भी मेंटेनेंस देने से या इंटरिम मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। हर बार मैं हर वीडियो में अपने यही कहती हूँ कि कानून सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बना है, सबके लिए बराबर है। बार बार लोग यही कहते हैं पत्नियों के हक में फैसला जाता है, पत्नियों के लिए कानून बना है, पुलिस उनकी सुनती है, न्यायालय उनकी सुनती है। आए दिन इस तरह से लोअर कोर्ट से लेके और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक फैसले जो आते हैं, मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई हैं जो पतियों के फेवर में ही हुई हैं, सारे फैसले हुए हैं। पत्नियों के खिलाफ ही फैसले गए हैं, कितनी सारी वीडियोज़ तो मैंने भी बना के डाली हुई हैं। उसके बाद भी लोगों को यही लगता है कि महिलाओं के फेवर में कानून है, न्यायालय महिलाओं के लिए काम करता है। कहाँ से करता है भाई महिलाओं के लिए काम? इस तरह के जजमेंट जो आए दिन आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं और जो बातें बताई जाती हैं, इससे ये साफ जाहिर है कि आप अपने केस को सही से न्यायालय में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, आप साबित नहीं कर पाते बातों को, अपने सही तथ्य को न्यायालय के सामने रख नहीं पाते हैं, और इसी के अभाव के चलते आपका केस खराब हो जाता है, आप जीत नहीं पाते हैं, हारते हैं अपना मामला। तो जो भी इस तरह के जजमेंट आए उन्हें आप लोग पढ़ें और उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। किस तरह से ड्राफ्टिंग करनी है, किन किन चीज़ों को हाइड करना है, किन को हाईलाइट करना है अपने केस में, क्या न्यायालय के समक्ष रखना है, क्या नहीं रखना है, सब बातें, और किस तरह से प्रेजेंट करनी है अपनी बात को न्यायालय में कि फैसला आपके हक में हो। इन सब बातों में अगर कहीं भी कमी रह जाती है, आप अपना पक्ष सही से कोर्ट के सामने नहीं रख पाते हैं, जज साहब को आपकी बात नहीं समझ में आती है, चाहे तब फैसला आपके खिलाफ ही होगा। अगर आप अपना पक्ष बताएंगे नहीं न्यायालय में, तो न्यायालय को कैसे पता चलेगा कि सही कौन है, गलत कौन है? तथ्य ही जो न्यायालय में रखे जाते हैं, जो फैक्ट्स न्यायालय के सामने आते हैं, जो प्रूफ आप वाइफ हस्बैंड दोनों अपने विवाद के चलते न्यायालय के समक्ष रखते हैं, न्यायालय तो उन्हीं को देखकर फैसला करती है। अपने विचार न्यायालय के कहाँ से आते हैं? आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने अपील लगाई है, जो आपने केस किया है, उसमें जो भी बातें आपने रखी हैं, जो भी तथ्य हाइड किए हैं या जिनको भी सामने किया है, हाईलाइट किया है, उन्हीं को देख समझकर ही फैसला होता है। तो अपने तथ्यों को बहुत ही सही तरीके से न्यायालय के सामने रिप्रेजेंट करना सीखें और अपना नॉलेज अपडेट रखें। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट करनी है, तो तब आप इन सब तथ्यों का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हैं और अपने साथ नाइंसाफ़ी होने से रोक सकते हैं। आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, जो लोग परेशान हैं इस तरह की समस्या से। मेरा उद्देश्य इस तरह की वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी की पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले या कोई पति इसका मिसयूज़ करे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई तथ्यों के अभाव में या नॉलेज के अभाव में कहीं भी किसी भी तरह से प्रताड़ित हो रहा है या उसका मिसयूज हो रहा है, या कोई गलत तथ्य पेश करके न्यायालय में एलिमनी ले रहा है या मेंटेनेंस ले रहा है, तो इस तरह के जजमेंट का फ़ायदा उठाकर वो लाभ ले सके और आने वाली परेशानियों से बच सके। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं।
इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड